तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी की गहराई में। आज की चर्चा किसी आम कहानी पर नहीं, बल्कि एक ऐसी सीरीज पर है जिसने सच में पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। मनी हाइस्ट के सेकंड हाफ को अगर हम देखें तो ये एकदम लंबी, जबरदस्त और ट्विस्ट से भरी किसी देसी ब्लॉकबस्टर जैसी लगती है। इसे बिल्कुल एक 3 घंटे की बड़ी स्क्रीन वाली फिल्म की तरह फील किया जा सकता है, जिसमें इमोशन का एक लंबा सुनामी है, एक्शन की पूरी बारिश है, दोस्ती और प्यार की कुर्बानी है, और सबसे बड़ी बात, उस करप्ट सिस्टम के खिलाफ एकदम बगावत वाली फीलिंग भरी हुई है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जो सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा सिनेमैटिक अनुभव है। सोचिए जरा, रॉयल मिंट की उस लेजेंडरी चोरी के बाद सबको क्या लग रहा था? यही ना कि भाई अब तो इनका जैकपॉट लग गया, अब तो ऐश ही ऐश है। एकदम परफेक्ट सिनेमैटिक इल्यूजन बन चुका था। प्रोफेसर और राकेल, जो अब पुलिस की यूनिफॉर्म छोड़ चुकी थी, एक बहुत ही सुंदर शांत जगह पर अपनी छोटी सी दुनिया बसा रहे थे। सुबह की कॉफी, शाम की चहलकदमी, मतलब बिल्कुल शाहरुख खान और काजोल वाला परफेक्ट रोमांटिक फील आ रहा था वहां। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो और रियो एक मस्त ट्रॉपिकल आइलैंड पर अपने हनीमून मोड में थे, और डेनवर और मोनिका वो अपने बच्चे के साथ ऐसे रह रहे थे जैसे किसी मिडिल क्लास परिवार की अचानक से सबसे बड़ी लॉटरी लग गई हो। सब कुछ इतना शांत और परफेक्ट लग रहा था कि बस हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन जैसे हमारे देसी ड्रामाज में होता है ना, जब सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा हो, असली तूफान तो तभी आता है। और वो तूफान आया भी। एक तरफ वो परफेक्ट ट्रॉपिकल लाइफ थी, और दूसरी तरफ अचानक से आई एक हार्श रियलिटी। एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी ऑनलाइन गलती हुई और दोबारा सब कुछ पलट गया। रियो को यूरोपॉल ने पकड़ लिया, वो जेल में था और उस पर बेहद खतरनाक टॉर्चर हो रहा था। एक पल में वो सारा हनीमून का इल्यूजन शीशे की तरह टूट गया। टोक्यो का रोना और चिल्लाना कि उसको उसका रियो वापस चाहिए, इस एक चीज ने प्रोफेसर के उस शांत दिमाग को एक सेकंड में फुल गैंगस्टर मोड में स्विच कर दिया। शांति अब एक खतरनाक बदले में तब्दील हो चुकी थी और कहानी ने तुरंत एक नया रुख ले लिया। 90, हाँ 90, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस नए प्लान का निशाना था। पूरा 90 टन गोल्ड। और कहां से निकालना था? बैंक ऑफ स्पेन से। ये आंकड़ा ही साफ दिखाता है कि इस बार मकसद और सबसे बढ़कर खतरा दोनों पहले से कई गुना बड़े होने वाले थे। प्रोफेसर का नया मकसद एकदम साफ था। उन्होंने कहा था कि अब हम स्पेन के सबसे बड़े बैंक में घुसेंगे, 90 टन गोल्ड लूटेंगे, गवर्नमेंट को घुटने टिकाएंगे और रियो को बचाएंगे। ये शब्द ना पूरे पैशन और गुस्से से भरे हुए थे। ये सिर्फ एक छोटा मोटा रेस्क्यू मिशन नहीं था दोस्तों, ये सीधे सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ था। प्रोफेसर ने अपने उस पुराने खतरनाक दिमाग को वापस जिंदा किया और एक ऐसी शुरुआत की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इन सबने मिलकर कहानी में एक नया और बहुत ही पर्सनल डायमेंशन जोड़ दिया। रैकेल का वो रेड जंपसूट पहनना और ऑफिशियली लिस्बन बन जाना। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो ओरिजिनली इस गैंग को पकड़ने आई थी, अब खुद इस गैंग का हिस्सा बन गई थी। ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने सबको खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रोफेसर की साथी अब मैदान में थी और इस वजह से खतरे का लेवल अब बहुत निजी और गहरा हो चुका था। अब इस नए और बड़े मिशन के लिए पुरानी टीम में कुछ नए बेहद खतरनाक चेहरे भी जुड़ चुके थे, जैसे पलेर्मो, एक ओवर ड्रामेटिक स्ट्रिक्ट लीडर जो थोड़ा विलन जैसा था पर अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। फिर बोगोटा, जो गोल्ड पिघलाने और हैवी ऑपरेशंस का एकदम मास्टर था। मार्से, लॉजिस्टिक्स का बाप जो बाहर से पूरा सिस्टम कंट्रोल करता था। और छोटी एनर्जेटिक मनीला, जो बाद में कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर सामने आती है। ये क्रू अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, मजबूत और बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुका था। और इस ब्रिलियंट टीम ने प्लान का एग्जीक्यूशन कैसे किया? यह एग्जीक्यूशन एकदम ग्रैंड और फिल्मी था। सोचिए, मैड्रिड के आसमान में जेपेलिन्स और हेलीकॉप्टर्स से करोड़ों रुपए बरसाए गए। टीवी चैनल्स पर प्रोफेसर ने मैसेज देकर पूरी पब्लिक का सपोर्ट हासिल कर लिया, बिल्कुल एक एंटी हीरो की तरह। और जब बैंक के अंदर गए तो उस गोल्ड तक पहुंचने के लिए पूरी बिल्डिंग को पानी से भर दिया। एक जबरदस्त फ्लडिंग प्लान। ये पूरा नजारा किसी भी सिनेमा के सबसे बड़े और महंगे एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जब लग रहा था कि प्लान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तभी बाहर से एक ऐसी चुनौती आई जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। अलीशा सिएरा, एक हाईली इंटेलिजेंट, रूथलेस और हैवी प्रेग्नेंट पुलिस इंस्पेक्टर। ये कोई आम विलन नहीं थी, इसने सीधे प्रोफेसर की साइकोलॉजिकल कमजोरियों पर हमला किया। पर्सनल सीक्रेट्स और पुराने राज निकालकर उसने प्रोफेसर के दिमाग के साथ जो खेल खेले ना, वो वाकई में डरावने थे। और क्या लगता है, खतरा सिर्फ बाहर से था? बिल्कुल नहीं। बैंक के अंदर तो बिल्कुल अलग ही धमाका हो रहा था।
गांधिया, जो कि बैंक का सिक्योरिटी चीफ था, अकेला ही उस पूरी गैंग के लिए काल बन गया था। हॉस्टेजेस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। पैलर्मो के ऑर्डर्स की वजह से गैंग के अंदर आपस में झगड़े और एक्सप्लोजिव इनफाइटिंग शुरू हो गई। एकदम हाई वोल्टेज डोमेस्टिक स्टाइल ड्रामा चल रहा था वहां, जहां छोटे छोटे बिट्रेयल्स और दोस्ती का इम्तिहान लगातार चल रहा था। अंदर और बाहर दोनों तरफ मौत का खेल चल रहा था। यहां ना एक पल के लिए ठहरना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आया जिसने कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब सबको लग रहा था कि शायद लड़ाई जीती जा सकती है, तब एक स्नाइपर शॉट ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैरोबी की कहानी वहां थम गई। ये एक ऐसा दर्दनाक और भावुक पल था जिसने पूरी टीम को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। इसे देखकर कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। इस एक गोली ने साफ दिखा दिया कि इस रॉबरी की कीमत कितनी बड़ी और कितनी भयानक थी। और इस ट्रेजेडी के तुरंत बाद एक और बहुत बड़ा झटका लगा, जिसने ये दिखा दिया कि एक मास्टरमाइंड भी टूट सकता है। लिस्बन पकड़ी गई और प्रोफेसर, जो हमेशा सबको संभालता था, खुद बिल्कुल बिखरने के करीब पहुंच गया। रात भर अकेले घूमना, पागलपन जैसी स्थिति में आना और यहां तक कि सरेंडर करने तक का सोच लेना, ये लम्हा बहुत ही शानदार तरीके से उस साइकोलॉजिकल टोल को दर्शाता है जो प्रोफेसर उस वक्त झेल रहा था। लेकिन प्रोफेसर हार मान ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अब वक्त था एक आखिरी फाइनल मास्टर स्ट्रोक का। सोने को पिघलाकर बाहर निकालने का प्लान और आखिरी वक्त का एक ऐसा पॉलिटिकल नेगोशिएशन जिसने देश की सरकार को हिला कर रख दिया। जब मिलिट्री ने अपना खूनी हमला किया तो गैंग ने मिलकर जान की बाजी लगाकर उसका सामना किया। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई और इन सब के बीच बेला चाओ की धुन पूरी दुनिया में गूंज उठी। ये आखिरी स्ट्रैटेजी सच में एक बेहद शानदार और एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स की तरह काम आई। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इस शो ने लोगों के दिलों में इतनी गहरी जगह क्यों बनाई? खासकर इंडियन ऑडियंस के बीच ये इतना बड़ा कल्चरल फिनोमेनन क्यों बन गया? क्योंकि ये सिर्फ किसी चोरी की बात नहीं थी, ये दोस्ती और भाई बंदगी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। प्यार के लिए खुशी खुशी जान दे देने का जज्बा था। अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई और सिस्टम के खिलाफ भरा हुआ पूरा गुस्सा इसमें दिखाया गया था। इसने एक ऐसी मॉडर्न महाभारत जैसी कहानी पेश की जिस पर हर नुक्कड़, हर चाय की टपरी और हर व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा होती थी। पूरा मसाला, रोना, हंसना, तालियां और गूज़बम्प्स सब कुछ इसमें मौजूद था। चलिए, इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या उस गैंग ने सच में सिर्फ एक बैंक लूटा था, या उन्होंने उस करप्ट सिस्टम को पूरी तरह से हरा दिया था? इस आखिरी रॉबरी ने उन्हें जो आज़ादी दी, क्या वो सिर्फ पैसों की आज़ादी थी या उससे बढ़कर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो शो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलता ही रहता है और इस कहानी को वाकई में एक यादगार मास्टर स्ट्रोक बनाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।